हेलो दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये बहुत पावरफुल बुक है, स्टीफन कोविन ने लिखी हुई। मिलियंस ऑफ इसकी कॉपीज सोल्ड हुए। हम समझेंगे इस बुक में एक्चुअली हमें कौन से 7 हैबिट्स के बारे में स्टीफन ने बताया और हमारे डे टू डे लाइफ में हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे। देखो, मैं सिर्फ बुक रीडिंग नहीं करने वाला हूं, यहां पे बुक प्रॉपरली एक्सप्लेन होने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट लाइंस एज इट इज बुक से हमने लिए हैं और उसको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो वीडियो बड़ी हो सकती है, पर अगर हाँ चेंजेस लाना है तो आप इसको एज अ ऑडियो बुक कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप इसको विजुअलाइज करके भी समझ सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत सारे कैरेक्टर बिल्डिंग इसमें हैबिट्स लिखे हुए हैं, जिससे आप आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। ओके, तो हाईली इफेक्टिव पीपल के ऐसे कौन से 7 हैबिट्स है जो हमें समझने चाहिए और हमारे डेली लाइफ में हमें यूटिलाइज करने चाहिए। तो पैराडिम्स एंड प्रिंसिपल्स, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये बुक क्या कहना चाहती है और कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो कोर प्रॉब्लम जो यहां पे डिस्कस हुआ है, ओके, वो स्टेटमेंट ऐसा है कि वी सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज बट एज वी आर, और एज वी आर कंडीशन टू सी इट। अभी इसका मतलब क्या, व्हाट कोवी वांट्स टू से, बेसिकली कोवी कहते हैं कि आप जो पिक्चर ऑफ रियलिटी देख रहे हो ना, आप किसी चीज को रियलिटी मान के चल रहे हो ना, वो रियलिटी नहीं है। आपने आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी जैसी परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है, आपके मन में जो डर है या फिर आपके मन में जो एजम्पशंस है, उसको समझ के उसके बैकग्राउंड पे आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जज किया है और उसकी रियलिटी मान के लिए। दो लोग जो एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में है, पर दोनों का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि सेम होगा। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दोनों का फीलिंग अलग रहेगा, इट्स बीइंग ऑब्जेक्टिव। यहां पे एक एग्जांपल हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि दो कलीग्स है और दोनों सेम मीटिंग अटेंड करते हैं, पर दोनों का मीटिंग के बाद का ऑब्जेक्टिव इंप्रेशन अलग होगा। इट इज नॉट द सेम। ओके, दोनों का टेक अवेज अलग रहेगा। सो सिचुएशन सेम है, दोनों सेम मीटिंग बैठे थे, पर दोनों का टेक अवे अलग है। दोनों ने उस मीटिंग से अलग चीज ग्रैब की, और ये जो उन्होंने ग्रैब किया वो किस बेसिस पे किया, उनके पास्ट एक्सपीरियंस से, उनके अपब्रिंगिंग से, फियर से एंड अजम्पशन से। सो बिफोर यू चेंज योर बिहेवियर, ओके, कोई कहते हैं कि अगर आपको आपको बिहेवियर चेंज करने से पहले आपको एग्जामिन करना चाहिए। यू फर्स्ट एग्जामिन एंड देन चेंज योर लेंस। आपके देखने का नजरिया आप चेंज करिए। तो यहां पे एक बहुत फेमस स्टोरी आप लोगों ने सुनी रहेगी, तो वो यहां पे रिलेट कर सकते हैं कि एक गांव है जहां पे लोग चप्पल नहीं पहनते, और वहां पे एक शूज कंपनी अपने 2 सेल्समैन बेचती है। और एक सेल्समैन देखते हैं कि यार यहाँ पे तो लोग चप्पल ही यूज नहीं करते, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अपने कंपनी में वो फोन करके रिपोर्ट देता है कि देर इज नो अपॉर्चुनिटी हियर, नो बडी वेयर्स शूज, कोई शूज यहाँ पे पहनता नहीं है। और जो दूसरा बंदा रहता है उसको अपॉर्चुनिटी देखती है, वो देखता है अरे कोई भी यहाँ पे चप्पल नहीं पहन रहा, कोई भी यहाँ पे शूज नहीं पहन रहा, तो डेफिनेटली अगर इनको इसका अगर इंपॉर्टेंस पता चल जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली सेल्स बढ़ने वाला है और यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे शूज यूज नहीं कर रहा। देखो, सिचुएशन सेम है, पर दोनों का जो नजरिया है वो अलग है। एक को लगता है कि ये यहाँ ऑब्स्टेकल, यहाँ पे सेल नहीं हो सकता, और एक को अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर लेंस। ओके, सेकेंड थिंग, कैरेक्टर एथिक्स वर्सेस पर्सनल एथिक्स। तो स्टेटमेंट क्या है, देखो बुक में लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल द लिटरेचर इन द फर्स्ट 150 years focused on the character ethics, that is integrity, humanity, fidelity, courage, justice, patience. Or after World War One, the basic view of the success shifted to the personality ethics, public image, technique, quick fixes. Now what does it mean? इसका मतलब क्या है? तो बोल रहे कि 1920 के पहले, मतलब उसने 200 साल का स्टडी किया, 200 ईयर्स ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री लिटरेचर। ये अंडरस्टूड कि बिफोर 1920, मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले जो बुक्स होते थे वो ह्यूमन वैल्यूज पे बेस्ड थे। जो ह्यूमन वैल्यूज मतलब इंटेग्रिटी हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, जो कोर वैल्यूज है ना, उसके ऊपर बुक लिखे जाते थे। और 1920 के बाद जो बुक लिखे गए ना, वो कैसे टेक्निक से, कैसे विनिंग स्माइल लानी है,
कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब इट इज ऑन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज्यादा बुक्स लिखे गए। कोवी कहते हैं कि ये शिफ्ट डेंजरस है। टेक्निक्स विदाउट कैरेक्टर इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब आपके पास टेक्निक है पर आपका कैरेक्टर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बहुत जबरदस्त, अपन यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके दीवार पे अगर क्रैक्स है तो वहां पे व्हाइट वॉश अगर आपने लगा दिया बिना क्रैक को फिल किए तो थोड़े दिनों तक अच्छा लगेगा, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम अंदर है तो आफ्टर सम टाइम दैट रूम विल लुक अगली एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लीकेज एंड द कलर विल फेड। यहाँ पे आप ऐसे भी स्टोरी कनेक्ट कर सकते हो कि एक बच्चा है, अपने कुछ एक प्राइज जीती उन्होंने स्कूल में, और बच्चा आके अपने डैडी को बोलते है कि डैडी मैंने प्राइज जीता, आज फर्स्ट प्राइज मिला मुझे। एंड देन जो डैड है वो मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना नजर भी उसकी तरफ नहीं घुमाया, जस्ट ये अप्रिशिएट बिकॉज इस टेक्निक ना, इसके उन्होंने टेक्निक डेवलप किया, तो उन्होंने बोला वाह वंडरफुल वेरी गुड। बच्चा उसको चीज को समझ लेता है, पकड़ लेता है, तो वो उनको कनेक्ट नहीं हो पाता, उनको ही फील डिसअपॉइंटेड। बट इमेजिन करो सिचुएशन नंबर 2 में बच्चा एक सर्टिफिकेट लेके आया या फिर प्राइज ही लेके आया वापस, और अभी वो डैड को बोल रहे कि डैड मैंने प्राइज जीता है, टुडे आई गॉट अ सर्टिफिकेट। एंड देन वो डैड अपना काम बाजू में रख के, मोबाइल बाजू में रख के, ही स्टार्ट टॉकिंग विद दैट चाइल्ड, उन्होंने बात करना चालू कर दी। उन्होंने कहा कि वेरी गुड बेटा वेरी गुड, और आपने अच्छा काम किया, ही हग्स हिम और टेल मी मोर, कैसे हुआ क्या हुआ। नाउ दिस टाइम व्हाट यू सी, दैट चाइल्ड फील्स लव्ड। तो टेक्निक थी, दोनों बार उन्होंने वंडरफुल बोला, अप्रिशिएट किया, पर पहले टाइम पे कैरेक्टर मिसिंग था और दूसरे टाइम पे कैरेक्टर मिसिंग नहीं था। तो कैरेक्टर के साथ टेक्निक ये परमानेंटली ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, ये कोवी कहना चाहते हैं इस बुक में। उन्होंने द फार्म एनोलॉजी की बात की यहां पे, कि ये बुक पढ़ते वक्त आपको ये चीज भी याद रखनी, फार्म एनोलॉजी, व्हाट इज दैट? डिड यू एवर कंसिडर हाउ रिडिकुलस इट कुड बी टू ट्राई टू क्रैम ऑन द फार्म? You forgot to plant in the spring, play all summer, and then come in the fall to bring in the harvest. The farm is a natural system. The price must be paid and the process followed. You always reap what you sow. There is no shortcut. अभी यहां से वो क्या कहना चाहते हैं? What does it mean? Okay, let us understand. You cannot fake result in farming. उन्होंने फार्मिंग की एग्जाम्पल से हमें सिचुएशन बताने की कोशिश की है। ओके, एनालॉगी है। वो बोल रहे कि फार्मिंग को आप फेक नहीं कर सकते। आप पूरे रात भर खड़े रह के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट दिन हार्वेस्टिंग होगी और क्रॉप्स एग्जिस्ट करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचर व्हाट डिमांड्स कि फर्स्ट यू प्लांट, मतलब सीड्स डालो, पानी डालो, रुको, लेट लेट टाइम गोज, एंड जिस सीजन में उसको हार्वेस्ट करना है उस सीजन की राह देखो। ये सडनली ओवरनाइट कुछ नहीं होता, देयर इज नो शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे नेचर की एक सिस्टम है जो फॉलो करनी पड़ती है। कोवी सेज ह्यूमन डेवलपमेंट इज एग्जैक्टली द सेम है। अभी ये बुक पढ़ने के तो हमारे में डेवलपमेंट आएगी, पर वो डेवलपमेंट एग्जैक्टली सेम तरह से है। एक रात में कुछ नहीं होने वाला है, एक रात में कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए मतलब 20 एक साल का ट्रस्ट बिल्डिंग रहेगा, तब रिलेशनशिप कॉन्वर्जेशन स्ट्रांग रहता है, नेगोशिएशन स्ट्रांग रहती है। आप एक दिन एक रात में सीख जाओगे और नेक्स्ट दिन अप्लाई करोगे, तो ऐसा नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं है। यू कैनॉट स्किप दी पेशेंट डेली, मतलब पेशेंस स्किप नहीं कर सकते, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, डेली वर्क करना पड़ेगा कैरेक्टर पे। मतलब ये बुक में जो जो हैबिट्स लिखे उसके ऊपर डेली वर्क करना पड़ेगा, एंड देन आपको वो लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिलने वाला है। व्हेन यू ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स ना, अगर आप शॉर्टकट्स का यूज करते हैं यूजिंग क्विक फिक्स टेक्निक, देन यू नो, या फिर पावरफुल मूव्स या चार्मिंग, ऐसे जो टेक्निक्स यूज करके शॉर्टकट जो यूज करते हैं ना, तो उनको रिजल्ट तो मिलेगा पर शॉर्ट टर्म के लिए रिजल्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि फाउंडेशन ही वीक है ना, तो फाउंडेशन वीक है तो वो कभी रियल सक्सेस नहीं मिलने वाला है। आप इमेजिन करो ना, विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे हो जाती है, गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 माले की बिल्डिंग अगर माननी है तो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो ट्री चाहिए, देन यू हैव टू स्टार्ट विद दी सीड्स, देन छोटा, मतलब ऐसे नहीं कि सीड्स डाल दिया और दूसरे दिन आके देखा अरे क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं आया प्लांट, नहीं, पेशेंस इज द की। हर दिन आपको आपके हैबिट्स पे काम करना है, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत जरूरी है। शॉर्टकट्स के लिए ये हैबिट्स नहीं होती, ये हैबिट्स को आपको आपके डेली लाइफ में लाना है, धीरे 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 आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होगा। ये राइटर इस बुक में कहना चाहते हैं।
What you are shout so loudly. What you are shout so loudly in my ears that I cannot hear what say. राल्फ वॉल्डो एमर्सन की जो कोट है वो यहां पे कोवी ने बताई है. वॉट यू आर शाउट सो लॉर्ड इन माई ईयर्स दैट आई कैन नॉट हियर वॉट यू से. इसका मतलब है कि हमें अंदर कुछ फील होता रहता है और हम बोलते कुछ और है. और ना याद रखो, पीपल डोंट एक्चुअली लिसन टू योर वर्ड्स. अपने अपने आपके वर्ड्स पे इतना ध्यान नहीं रखते, पर आपके कैरेक्टर को रीड करते. लोग आपके कैरेक्टर को रीड करते. अगर कोई बंदा जेन्युइनली काइंड है तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये जेन्युइनली काइंड है, ना कि वो दिखावा कर रहा है काइंडनेस का. ना अगर वो परफॉर्म कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है काइंडनेस का, तो लोग पकड़ लेते हैं, लोग समझ जाते हैं. हमें ये भी समझ में आता है कि कौन रियल कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और कौन ऐसे कैलकुलेटेड हमें खुश करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है. तो अंदर जैसे लग रहा है वैसे बाहर कुछ आना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. स्पेशली जो बच्चे रहते हैं ना, उनमें ये सुपर नेचुरल एबिलिटी है टू सेंस कि उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं. कभी कभी पेरेंट्स बोलते, okay, I believe in you, but your heart but in your heart you believe there are incompetent. Your child feels the truth of what your heart is. मतलब आप बच्चे को बोलते हो कि नहीं, आप बढ़िया हो, आप जबरदस्त हो, आप अच्छा कर सकते हो, आप, पर आप अंदर के अंदर आपके दिमाग में, आपके दिल में ये कि यार ये इनकॉम्पिटेंट है. तो बच्चा इस चीज को पकड़ लेता है. बच्चा इस चीज को पकड़ लेता है. दिस इज वाई ये जो राइटर है कोवी इंसिस्ट करते हैं, वर्क ऑन हु यू आर, नॉट जस्ट वॉट यू से. तो ये जो टेक्निक्स होते हैं ना, जो बाद में जो टेक्निक सिखाई गई, तो हमें क्या बात करना चाहिए, हमें क्या बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, इस पे बात किया हुआ है. पर एक्चुअल में कोर पे बात होनी चाहिए कि हु यू आर, उस पे काम होना चाहिए. अगर कोर पे काम हुआ, हु आर पे काम हुआ, तो डेफिनेटली जो वर्ड्स आएंगे अकॉर्डिंगली अच्छे आएंगे और लोग उससे कनेक्ट हो जाएंगे. द गूस एंड द गोल्डन एग, अभी ये तो सब स्टोरी सबको पता है. ट्रू इफेक्टिवनेस इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग. जो भी इफेक्टिवनेस है ना, वो दो चीज का फंक्शन है. कि व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब द गोल्डन एग, एंड द प्रोड्यूसिंग एसेट और द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, दैट इज द गूस. इफ यू नेग्लेक्ट द गूस देयर विल बी नो मोर गोल्डन एग्स. अभी ये लाइन से बुक में राइटर क्या बोलना चाहते हैं. अभी वो आपको तो स्टोरी पता है कि वो जो सोने देने वाली मुर्गी होती है वो हर दिन एक अंडा देती है. फिर वो जो ओनर रहता है उसका वो ग्रीडी हो जाता है, और वो क्या करता है कि यार मैं रोज एक क्यों सोने का अंडा, उससे अच्छा मैं मुर्गी को काट के सारे अंडे एक साथ निकालता हूँ. और वो मुर्गी को मार देता है और देखता है कि फिर अंदर कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे ये बात समझनी है, ये बात समझनी है दैट आपको बैलेंस करना है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में. राइटर कहना चाहते हैं कि प्रोडक्शन मतलब दी एग, ओके, जो प्रोड्यूस हुआ है, और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों में बैलेंस आपको मेंटेन करने आना चाहिए. यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे लेते कि अगर एक मैनेजर ने बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बोला इम्पॉसिबल डेडलाइन ली कि मुझे ये महीने में ये सारी चीजें चाहिए, ये सारे फाइल्स चाहिए, इतना सब कुछ काम चाहिए, ऐसे सब एम्प्लॉयज को उसने प्रेशराइज किया. तो इस रिजल्ट क्वार्टर में, ओके, इस क्वार्टर में रिजल्ट तो आएंगे, पर मे हैपन नेक्स्ट क्वार्टर तक एम्प्लॉयज रिजाइन कर देंगे. तो यहाँ पे काम कराना, प्रोडक्शन करना जरूरी है, पर यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो किन की है, जो एम्प्लॉयज की है. अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो फिर आपको नए एम्प्लॉय फिर से हायर करने पड़ेगी, ट्रेनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा. सो दैट इज नॉट गुड. द पर्सन हु सिक्स स्लीप एंड एक्सरसाइज टू वर्क मोर आवर्स प्रोड्यूस मोर टुडे. मतलब जो बंदा बहुत मेहनत करता है, ओके, मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, नींद नहीं ले रहा है ठीक से, खाना नहीं, बहुत मेहनत कर रहा है, डेफिनेटली कुछ महीने कुछ सालों के बाद वो बर्न आउट हो जाएगा. ओके, तो आपको याद रखना कि ये केस में आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप जो है ना वो सोना देने वाली अंडे अंडा हो, अंडा देने वाली सोने का अंडा देने वाली आप मुर्गी हो. तो आपको आपका ख्याल रखना चाहिए. यू शुड नॉट किल दैट. आपको लॉन्ग लास्टिंग जाना है, आगे तक बढ़ना, तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए. यहाँ पे द सबवे शिफ्ट, एक बहुत जबरदस्त स्टोरी कोवी ने कही बुक में. ओके, स्टीफन कोवी जो एक बार ऐसे सबवे मतलब एक मेट्रो में बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे, और वहां पे कुछ बच्चे आए, शरारती बच्चे आए, और उन्होंने ऐसे लोगों के पेपर वेपर खींचे, बुक भी खींची, और सब ऐसा फाड़ दिया, इधर उधर हल्ला गुल्ला कर रहे थे. और उनके जो डैडी थे वो कोवी के बाजू में आके बैठे, उन्होंने आंख बंद की और एकदम साइलेंटली बैठे थे.
कोवी ने फिर बोला कि यार सी और आपके जो बच्चे हैं बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को, मुझे लगता है कि आपको उन्हें कुछ कहना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। उस आदमी ने, जो उनके बाजू में बैठा था, उनका डैड था, उन्होंने कोवी की तरफ देखा और कहा कि यू आर राइट, यू आर राइट, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। मैं हम सब जस्ट हॉस्पिटल से आए हैं और उनकी जो मम्मी है उनकी डेथ हो गई 1 घंटे पहले। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी चाहिए। कोवी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसको अंदर से फील हुआ कि क्या है ये, और सडनली उसने अपना पैराडिम चेंज हो गया। पहले वो देख रहा था कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, उनका देखने का नजरिया वैसे था, और अभी ये स्टोरी सुनने के बाद उनकी मम्मी की डेथ हो गई है और उसके डैडी कैसे हैंडल करना उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके देखने का नजरिया चेंज हो गया। सिचुएशन वही है, सिचुएशन वही है, पर अपना देखने का नजरिया चेंज हो गया। उस आदमी ने उन बच्चों को शांत किया। तो इसी ये समझ में आता है हमें, सी व्हाट राइटर्स वांट टू कन्वे। ओके, हमारा व्यू, एक सिचुएशन को देख के हम एक व्यू बना लेते हैं, वो जरूरी नहीं कि सही होगा, बराबर होगा। ओके, तो हमेशा यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन। हम जो देखते हैं चीजें शायद वैसी नहीं होगी, कुछ अलग तरीके से रहेगी, डिफरेंट रहेगी। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। You can buy a person's hand, but you can't buy his heart. His heart is where his enthusiasm, his loyalty is. You can buy his back, but you can't buy his brain. That's where his creativity is, his ingenuity or his resourcefulness. तो ये यहाँ से राइटर हमें क्या कन्वे करना चाहते हैं? Covey is talking about difference between the compliance and the commitment. वो कहते हैं कि आप किसी को जबरदस्ती कर सकते हो। बाइंग देयर हैंड्स का मतलब यहाँ पे होता है कि आप किसी को बोल सकते हो कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आपको अटेंड करना ही पड़ेगा फिजिकली, आप इसको मिस नहीं कर सकते। ओके, ये आप जबरदस्ती कर सकते हो, बट यू उसको थ्रेड भी दे सकते हो कि आपको इतना काम मिनिमम करना ही चाहिए, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड बाइंग देयर बैक। मतलब आप फोर्स कर सकते हो कि नहीं, आपको आना है, काम करना है, ऐसे करना है, इतना मुझे चाहिए चाहिए करके आप आपके एम्प्लॉयज को ये बोल सकते हो। बट आप उनको ये नहीं बोल सकते, आप उनको इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू कैन बी लॉयल, आपके बेस्ट आइडियाज आप इस काम में यूज करो। ये आप उसको, इसके लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप फिजिकली आप उसको ला सकते हो, उससे काम करवा सकते हो, पर केयरिंग, क्रिएटिविटी, लॉयलिटी, इस वो जबरदस्ती से नहीं होता। वो तो एक तो फ्रीली दी जाती है या फिर नहीं दी जाती, दैट्स इट। The only way to get person heart and brain is to create a condition where they genuinely want to give them. ओके, तो वैसे अपने को कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि जब लोग काम करें तो बहुत हार्ट और ब्रेन से काम करें। ओके, अपना 100% दे, ना कि सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो। दिस मीन्स ट्रीटिंग पीपल विद डिग्निटी, गिविंग देम मीनिंगफुल वर्क, listening to them and trusting them. Okay, managers who skip this, they rely only on the authority and the control will get minimum of it. मतलब आप समझो क्या, आपको इसके लिए लोगों को इज्जत देनी होगी, उनको अप्रिशिएट करना होगा। ओके, ये सारी चीजें उनकी उन जो बोल रहे हैं उसको प्रॉपरली लिसन करना, समझना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना। जब आप वो कंडीशन बनाओगे, जब वो एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट करोगे, तब जाके आपको उनका 100% मिलेगा। अगर आप सिर्फ अथॉरिटी है मेरे पास और आप उनको कंट्रोल करने जाओगे, तो वो फिजिकली तो रहेंगे वहां पे, काम भी करते रहेंगे, पर 100% नहीं रहेंगे, बिकॉज यू कांट बाय देयर ब्रेन, यू कांट बाय देयर हार्ट। ओके, और गारंटेडली पूरी की पूरी जो टीम है वो अंडर परफॉर्म करेंगी। लास्ट वन इज इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मीन्स टू स्टार्ट फर्स्ट विथ सेल्फ, even more fundamentally to start with the most inside part of the self, with your paradigms, your character, your motives. वो कहते हैं कि आपको पहले खुद पे काम करना चाहिए। मोस्ट पीपल ट्राई टू चेंज आउटसाइड, मतलब बाहर काम करते हैं। खुद को बदलो तो ऑटोमेटिकली बाहर बदल जाएगा। लोग ज्यादा करके सामने वाले को, दूसरे को बदलने जाते हैं। दे ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ अदर पर्सन,
they try to take control of that situation, of that circumstances. ओके, और उसके ऊपर काम करते हैं। पर राइटर कहते नहीं, स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से स्टार्ट करो, आप पहले खुद पे काम करो। द ओनली चेंज दैट लास्ट इज फ्रॉम इनसाइड। ओके, जो इनसाइड बदल होगा ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और इनसाइड बदल मतलब क्या? विथ हु यू आर, वॉट यू बिलीव, आपके पास कौन से वैल्यूज है, ये सारे आपको ऐड करने हैं। अभी आपके मैरिज लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो टेक्निकली आप आपके स्पाउस को समझाने मत जाओ। डोंट, जस्ट अंदर झांक के देखो कि वेयर इज अ प्रॉब्लम। बाद में आपको समझेगा कि लव वॉज मिसिंग, पेशेंस वॉज मिसिंग, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव। अगर आपको चाहिए कि परफॉर्मेंस बेटर हो एम्प्लॉयज का, तो जस्ट इंसेंटिव सिस्टम क्रिएट करके होगा नहीं कि हाँ मैं थोड़ा प्राइस बढ़ा के देता हूँ, पगार बढ़ा के देता हूँ तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बेटर, नहीं। जस्ट बिल्ड दैट जेन्युइन ट्रस्ट सिस्टम। ओके, वो ट्रस्ट बिल्टअप होना बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीजें ओके इस बुक के माध्यम से को भी आपको बताना चाहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको ये बुक पढ़नी है। 7 हैबिट्स जो है वो अगले आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, और हर हैबिट को डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में राइटर्स आपको क्या कन्वे करना चाहता है, क्या बोलना चाहते हैं, राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो हमारे डेली लाइफ में हम कैसे अप्लाई करेंगे टू इम्प्रूव आवर कैरेक्टर, टू मेक आवर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। Okay, so that's all about the introduction of this book, where we have studied the paradigms and the principles of this book. Thank you very much.